सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अरबाब जहांगीर और मैं हूं महरूख शहरियार। तो इस वक्त भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ खित्ते का अमन बल्कि दुनिया के अमन को भी ख़तरे में डाला जाए, और ये बात अब भारत की पूरी दुनिया के सामने वाज़े तौर पर आ भी चुकी है, क्योंकि भारत एक कार्रवाई करने के बाद, एक बुज़दिलाना अटैक करने के बाद रुका नहीं है और अब कोशिश कर रहा है पेनिट्रेशन करने की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जबकि उसे हर कार्रवाई पर, हर इस तरह की बुज़दिलाना कोशिश पर मुँह तोड़ जवाब का सामना करना पड़ रहा है। उसके दर्जनों की तादाद में इस वक्त ड्रोन्स को गिराया जा चुका है, राफेल तैयारे कई उसके तबाह किए जा चुके हैं, अरबों डॉलर्स के अब तक उसके ये तैयारों की मद में वो नुकसान उठा चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कोशिश उसकी यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के हालात को, खित्ते के अमन को और दुनिया के अमन को भी तबाह कर दिया जाए। तो ये कशीदगी जैसे जैसे बढ़ रही है, ज़ाहिर है उसका मुल्की हालात पर, और न सिर्फ एक मुल्क के हालात की सूरत हाल पर बल्कि दोनों ममालिक की सूरत हाल पर इस वक्त असर भी पड़ रहा है और मुल्कों की मईशत भी मुतासर हो रही है, और अब ये असरात मुस्तकबिल में किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा कमोडोर रिटायर्ड वजीउल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुछ देर के बाद शहजाद चौधरी साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी हमें आगे चलकर ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। तो हारून साहब, हम देख रहे हैं कि जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद से पाकिस्तान में भी हमने देखा स्टॉक मार्केट डाउन हो गई, आज किसी मौके पर ट्रेडिंग रोकना भी पड़ गई, इंडिया में भी सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही है। इसके बावजूद भारत मुसलसल जारियत का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान बड़े इस वक्त सब्र व तहम्मुल का इस वक्त सामना कर, इस वक्त वो एक मैसेज दे रहा है। तो ये अब सूरत हाल आगे आप कहाँ जाती हुई देख रहे हैं? इसी तरह से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा अभी मज़ीद कुछ दिन पाकिस्तान को करना चाहिए, या फिर अब कोई एक बढ़कर एग्रेसिव ज़रा जवाब भी सामने आना चाहिए? जी, इस सवाल का जवाब तो डिफेंस के एक्सपर्ट्स दे सकते हैं। मैं तो एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल के तौर पे कहूँगा कि जो इंडिया का एग्रेशन है उसने बड़ा क्लियरली साबित कर दिया है कि ना तो उसको इस वक्त जो मोदी की गवर्नमेंट है, ना तो उनको इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट है, ना ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट है, ना ही वो खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए संजीदा दिखाई देते हैं। उन्होंने सब कुछ, सारे कवानीन को तोड़ के एक हमसाये मुल्क के ऊपर कंटिन्यूसली उन्होंने एक पिंचिंग शुरू की हुई है। पहले मिसाइल से की, आज ड्रोन से की। तो दुनिया को तो मैसेज बड़ा क्लियर जा रहा है कि वो प्रोवोक करते जा रहे हैं। अब ये डिफेंस एनालिस्ट बता सकते हैं कि कितनी प्रोवोकेशन होती है तो पाकिस्तान एक सॉलिड रिस्पॉन्स देता है, बट दैट रिस्पॉन्स माइट लीड टू ए फुल फ्लेजेड वॉर, जो कि एक जिम्मेदार मुल्क के लिए, और जो हमें पैगामात भी आ रहे हैं। अभी 2 फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में लैंड किए हैं, सऊदी अरब के और ईरान के। लेट्स सी कि क्या बातचीत होती है। हम सब की दुआ है कि वो डीएस्केलेट करें और कोई जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबल नेबरहुड का सबूत दें। अब जहाँ तक आता है सवाल इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट, तो बड़ी क्लियर है जी। नंबर 1, पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए मार्केट तो ऊपर नीचे जाती रहती हैं। जो कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे या इन्वेस्टर्स सोच रहे थे, वो अब इसको मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पे डाल देंगे। जो हमारा बजट आएगा उसके अंदर जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एक दफाई लेंस के साथ। तो लोगों के लिए लोगों को इस वक्त अपने जो हमारी इलीट है ख़ास तौर पे, उनको बेल्ट टाइटनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वो मुल्क को मजबूत कर सके। तो इस वक्त तो सवाल मुल्क की मजबूती का आ गया, तो तमाम तरजीहात पीछे चली जाती हैं। ठीक है सर, आप मुल्क की मजबूती की बात कर रहे हैं, इसी हवाले से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब 9 मई को IMF का वफ़द भी आ रहा है, अगली किसके हवाले से बात होगी? और इससे पहले भी हमने देखा है कि IMF के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से कह दिया गया है कि जो पाक भारत कशीदगी है उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? जी, जो IMF का वफ़द है वो एक टेक्निकल इदारा है, उन्होंने एक ड्यू डिलिजेंस की हुई है। अब उन्होंने जो नई फैसिलिटी दी है $2.3 बिलियन की, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि IMF के प्रोग्राम में डिसरप्शन होगी। वो चलेगा, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, और वो पाकिस्तान और IMF का मामला है, वो मल्टीलैटरल है। ये जो अगर खित्ते की सिक्योरिटी डीरेल होती है अनफॉर्चुनेटली मज़ीद,
तो IMF के साथ पाकिस्तान के पास पूरा जवाज होगा, लेकिन यह है कि फिर डिलेज हो सकते हैं। आपको अपने बजटरी टारगेट्स को रीडू करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन नीचे जाएगी, एलोकेशंस दाएं बाएं होंगी, लेकिन वो फुली जस्टिफाइड है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम चलता रहेगा। मुझे कतन, क्योंकि IMF को समझने की जरूरत है। उसके 191 मेंबर्स हैं, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, भारत एक मेंबर है, वो कोई शेयर होल्डर नहीं है जो IMF के डिसीजंस को रुकवा सकता है। अनलेस एंड अनटिल के दुनिया की पावर्स जो हैं वो उनको इसके ऊपर कोई मिल के कोई इकट्ठा हो। अभी तो सब पावर्स डी एस्केलेशन की बात कर रही हैं, मिल के आपस में डायलॉग की बात कर रही हैं। इनफैक्ट इंडिया इज द विलन इस वक्त, लाइक ए रोग स्टेट। एक इंडिया प्रोवोक किए जा रहा है। अब उस पर पाकिस्तान का कितना सब्र है, कब हम काउंटर करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो लोग मर रहे हैं, इनोसेंट लोग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, इनका क्या कसूर है अगर एक इस्टेब्लिशमेंट खित्ते के अमन को ख़राब कर रही है। एक दुख का सही। अच्छा अरुण साहब, ये ज़ाहिर एक टेक्निकल इशू बुनियादों पर IMF की टीम फैसला करती है, लेकिन भारत ने कोशिश तो की प्रेशर डालने की, और सुब्रमण्यम जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनको भी इसीलिए रिमूव करवाया गया वहाँ से कि वो उस टास्क में कामयाब नहीं हो सके। तो हर तरह से इस डील को सबूताज करने की भारत ने कोशिश तो की है कि ये 9 मई वाला जो अभी कल ये इजलास होना है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा सके। देखिए, इंडिया पूरी कोशिश करेगा, और वो ना सिर्फ IMF में करेगा, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकी जगह भी करेगा, क्योंकि उन्होंने तो बेसिकली पाकिस्तान को एक नुकसान पहुंचाने की ठानी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमें इसके ऊपर किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मैंने आपके प्रोग्राम में या किसी में पहले भी कहा है कि वो बोर्ड या डिसीजन मेकिंग लेवल पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने टैक्टिकली अपने लोगों को बड़ी की पोजीशन पर इन इदारों में लगवाया हुआ है। तो वहाँ जो हमारे जो टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस है पाकिस्तान का, वो बायस किया जा सकता है, डिस्पाइट के ये इदारे बड़े मजबूत हैं। हमें अब ये सोचना है कि फ्यूचर की जो फाइनेंसिंग करनी है वो हमने कैसे अपने रिस्क को कम करना है। मेरी राय ये है कि हमें जो चीन का मल्टीलैटरल बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, कुछ उससे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे ऐसे इदारों पर थोड़ा इन्हिसार कम हो जहां पर इंडिया का इन्फ्लुएंस हायर। सही है, ठीक है। वजीर हसन साहब को भी ज़रा ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू में। सर, किस तरह से देख रहे हैं? पहले हमने देखा कि राफेल गिराए गए, पहले 4 उनके राफेल पकड़े गए, फिर उसके बाद किस तरह से उनको मुंह की खाना पड़ी, वो भी दुनिया ने देखा। और अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से एक नया ड्रामा भारत की जानिब से शुरू कर दिया गया है। मुस्तकिल तौर पर दरअंदाजी की जा रही है, इंटरवीन किया जा रहा है। न सिर्फ बड़े शहर है बल्कि अब छोटे छोटे शहरों की तरफ भी बढ़ गया है। और अब हम ये देख रहे हैं कि ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो इतना तगड़ा है कि उन्होंने उनको भी मार गिराया है। अब क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अगला स्टेप क्या होना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है, 2 रोज़ तकरीबन गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हमेशा से स्टैंस ये रहा है कि जंग जो है वो मामले का सलूशन नहीं प्रोवाइड करता। देयर इज़ नो स्पेस फॉर वॉर। नो स्पेस फॉर वॉर का मतलब ये है कि हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग हमारे जो मसले हैं उनका सलूशन नहीं है। लेकिन हमारा जो दुश्मन भारत है, उसकी हमेशा से ये इरादा रहा है कि वो कुछ ना कुछ तरीके से जंग करने का बहाना ढूंढे। आपको याद होगा पिछली दफ़ा 2019 में जब ये एक्टिविटी हुई तो हमने बहुत समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उनके जहाज़ गिराए। उनके जहाज़ गिराने के बाद अपनी चॉइस से जहाज़ गिराए, और उसके बाद अपनी चॉइस से उनका जो पायलट थे अभिनंदन साहब, उनको वापस किया, जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक था। लेकिन इस दफ़ा फिर आप देखें कि जब उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जब अटैक किया तो एक बहुत ज़बरदस्त एरियल बैटल फाइट हुआ, जिसमें हमारे शाहीनों ने उनके 5 जहाज़ गिराए, जिनमें से 3 राफेल हैं, एक MiG-29 है और एक Su-30 है, और कुछ ड्रोन शामिल थे। अब इसकी वजह से जब उनका राफेल जहाज़ गिरा है, उसकी कंफर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है, फ्रांस के ऑब्जर्वर्स भी कर रहे हैं, CNN ने भी उसको ऑब्जर्व किया है। आज डसॉल्ट एविएशन जो है, जो ये बनाती है, उन्होंने भी कर दिया है कि एक जहाज नहीं बल्कि उनके 3 जहाज मिसिंग है, उस पर अभी काम भी हो रहा है। जी, उसके ऊपर मिसिंग है। तो अब उनके बौखलाहट का शिकार है, इसलिए उन्होंने अपना
मोडस ऑपरेंडी चेंज करके ड्रोन्स को इस्तेमाल करना शुरू किया है। अच्छा, ये जो ड्रोन्स हैं ये भी टेक्निकली सुपीरियर ड्रोन्स हैं, यानी ये लॉइटर करते हैं और अपने मुनासिब टाइम के ऊपर जिस वक्त वो देखते हैं वो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। जैसे आप देखें कराची, पिंडी, लाहौर, इधर जितना अटैक किया तो ये इंटरनेशनल लॉ की भी बड़ी खिलाफ वर्जी है, जिससे एक बात ये भी समझ में आती है कि वो बौखलाहट का शिकार हैं और वो अब नहीं चाहते कि उनका जानी नुकसान हो या जो बड़े बड़े जहाज़ उनका नुकसान हो, बिकॉज राफेल जो है वो दुनिया का टॉप ऑफ द लाइन फाइटर है। और टॉप ऑफ द लाइन फाइटर होने के बाद जब वो जहाज़ पहले ही हल्ले में पहले ही दिन 3 गिर के तबाह हो जाते हैं, वो उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस, उनके पायलट्स की प्रिपेयर्डनेस और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। और जहां उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं ये हमारे जंगी जो तैयारियां हैं उसके ऊपर और हमारी हिकमत अमली की बात को दुनिया को आगाह करते हैं कि हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं वो बहुत सुपीरियर हैं। राइट, सही। तो अब ये बताइएगा कि हारून साहब की तरफ ज़रा मैं एक सवाल और ले जाऊँ कि हारून साहब ये जो 3 राफेल गिरे हैं और इसके बाद जितने भी SU-30 और फिर ये MiG-29, ये बड़ी ह्यूज कॉस्ट भारत एक ही दिन में पे कर चुका है। कल भी हमने डिस्कस किया था, कोई $1 अरब से भी ज़ायद इनकी ये कॉस्ट मिलाकर बन जाती है। तो ये अभी भी भारत को वो कोई अकल के नाखून नहीं ले रहा, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा और अपने तैयारे, अपने ड्रोन्स मुस्तकिल भेज रहा है और वो गिरते चले जा रहे हैं। तो ये अब कितना नुकसान भारत इस मद में उठा सकता है, बर्दाश्त कर सकता है? ये मिस एडवेंचर्स ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं? आई थिंक ये तो इंडिया की जजमेंट है जी, लेकिन बात ये है कि जब आप एक इवल माइंडसेट में आ जाते हैं तो उस वक्त फिर ये चीज़ें बाद में देखी जाती हैं कि नुकसान कितना हुआ है। इस वक्त तो हम एक माइंडसेट को फाइट कर रहे हैं जिसमें एग्रेशन है, जिसके अंदर कोई सबूत नहीं है, जिसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि असल सवाल ये है, इंडिया का फाइनेंशियल नुकसान किसी भी तरह के इस तरह के एडवेंचर में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। देखिए, इंडिया एक उसकी ग्रोथ हो रही है, वो दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, लेकिन अगर ये जो इम्प्रेशन जा रहा है और अगर यहाँ डिस्टेबलाइजेशन होती है तो पाकिस्तान से तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन ये दानिशमंदी की बातें समहाउ इस वक्त जो इंडिया के अंदर एक मूड में देख उसमें अपनी रैशनैलिटी की स्पेस बहुत कम है। आई रियली होप कि अब जो जैसे चीन कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, रूस कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है कि आप इसको डीएस्केलेट कीजिए तो कोई रैशनैलिटी प्रिवेल करे और कहीं ट्रायलैटरली, बायलैटरली तो मुश्किल दिखाई देता है। हम मिलके देखिए, टेररिज्म का सबसे ज़्यादा शिकार तो हम खुद हैं। सो पाकिस्तान, चीन और ये जो SCO के तहत हिंदुस्तान दोनों मेंबर हैं, वहाँ बैठ के टेररिज्म के रीजन की स्ट्रेटजी बनाई जाए। ये ब्लेम गेम्स इधर उधर करके एक दूसरे को ईज़ा पहुँचाने से कभी भी जैसे पहले आपके कमेंटेटर ने कहा कि वॉर तो कभी भी सोल्यूशन नहीं है, ना हम चाहते हैं, लेकिन इंडिया को टेबल पे अब ये पावरफुल लोग ला सकते हैं। आई डोंट थिंक कि बायलैटरली, क्योंकि उन्होंने एक पोजीशन ले लिया पाकिस्तान को तंग करने की, वो ये शोशे छोड़ते रहेंगे। और जो हारून साहब माहौल इस वक्त इंडिया ने बना दिया इस वक्त खिते में और पाकिस्तान के साथ, तो अब जो आगे इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी अभी बड़ी बड़ी होनी थी, सऊदीया की जानिब से, UAE की जानिब से, इवन अमेरिका की जानिब से, जो इंडिया की डिमांड थी कि अमेरिका और ज़्यादा इन्वेस्ट करे, कोई $1 ट्रिलियन के करीब की इन्वेस्टमेंट की उनकी डिमांड थी। तो ये इन्वेस्टमेंट्स भी फिर मुस्तकबिल में डिस्टर्ब हो सकते हैं, यानी अपना बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म में भारत नुकसान करने जा रहा है माशी एतबार से। ये रुक जाएगी। देखिए, ये कोई इन्वेस्टर ऐसे खित्ते में नहीं देखता जहां पर एक आपका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट फ्लेयर अप हो रहा। आई थिंक एक कैलकुलेशन है इंडिया की, मेरी अपनी एक राय में ये है कि वो करेंगे, उन्होंने प्रोवोक कर दिया है और वो अपने एक पॉलिटिकल मोटिव्स को अचीव कर रहे हैं पॉपुलिस्ट के। ये कोई 2-4 दिन के अंदर अगर तो रैशनैलिटी से देखें तो मामला ठंडा होना चाहिए, लेकिन अगर पागलपन है और आपने खित्ते को ख़राब करना है और आप अपनी एक सुप्रीमेसी की दिमाग के माइंड से आ रहे हैं, उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है, फिर तो लड़ाई होगी अनफॉर्चुनेटली और पूरे खिता डिस्टेबलाइज होगा, अल्लाह ना करे कि हो, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स, दैट्स व्हाट दे आर प्रोवोकिंग।
सही। वजीउल हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऐसे फोरम्स हैं, इंटरनेशनल कौन कौन से फोरम्स हैं जहाँ पर इस बात को उठाया जा सकता है? बिकॉज वी हैव सो मैनी एविडेंसेस ना। अब तो ये चीज़ ऐसी है कि पूरी दुनिया देख रही है, ना सिर्फ पूरी दुनिया देख रही है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इन एविडेंसेस को सामने रखते हुए रिपोर्ट्स बना रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है। सो डोंट यू थिंक सो कि इट्स अ राइट टाइम कि अब पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव ले? मजीद वैसे तो ले रहा है, लेकिन जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सारे एविडेंसेस सामने रख सकते हैं, क्योंकि इस मामले को कहीं तो रोकना है। आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एलैबोरेट करना चाहूँगा कि जो जंग है वो कोई एक एब्रप्ट एक्टिविटी नहीं होती। जंग जो होती है वो एक सोशल एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे आपने देखा है कि अगर आज भी हम स्टॉक टेकिंग करें जंग की, तो हमें ये पता चलता है कि हमने उनके 5 जहाज़ गिराए हैं। आज के दिन में उनके 25 जो इजरायली हैरोक ड्रोन्स हैं उनको तबाह किया है, जिनमें से एक ड्रोन की कीमत तकरीबन कोई 7 लाख डॉलर्स के हिसाब से उसकी कीमत बनती है। तो 25 ड्रोन्स हमने वो गिराए हैं, 3 राफेल गिरे हैं, एक SU-30 गिरा है, एक MiG-29 गिरा है। उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले लोग हैं, और हम ये जानते हैं कि सब्र हमारा हथियार है। इंडिया की तरह जिधर एक वॉर हिस्टेरिया डेवलप हो गया है, वो इसको एक कोई मूवी की तरह ले रहे हैं। आपने ये देखा है कि हमारी पॉपुलेशन बड़ी नॉर्मल थी, कल तक PSL के मैचेस भी चल रहे थे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनल प्लेयर्स। रीजनल प्लेयर्स को बहुत ही बड़ा ख़तरा है कि ये वॉर जो है ये एक्सटेंड ना हो जाए। हमारा रीजन कोई मामूली रीजन नहीं है, इधर दुनिया हाई पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो चाइना है, उससे ऊपर जाएँ तो रशिया है। जैसा कि अभी हमारे पिछले कमेंटेटर बात कर रहे थे कि दो फॉरेन मिनिस्टर ईरान और सऊदीया के वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, बिकॉज वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग जो है वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद आ जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिसेंटली अपने कल बयान में ये कहा था कि इट इज़ शेम के इंडिया ने ये अटैक लॉन्च किया है। फिर कुछ आ जाते हैं आर्म मैन्युफैक्चरर्स। जब हम आर्म मैन्युफैक्चरर्स को देखते हैं तो आपने ये देखा कि कल से ये बात आ रही थी कि जो राफेल के जो मैन्युफैक्चरर हैं डासू एविएशन, उनके स्टॉक्स के बारे में बातचीत हो रही है। जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है जिन्होंने J-10 एयरक्राफ्ट बनाए। तो इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट में पाकिस्तान के पास से बहुत सुनहरी मौका है, और हमने इसको यूटिलाइज़ भी किया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये बातचीत चल रही है। हमारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, टर्की के साथ बातचीत चल रही है, चाइना के साथ ऑफ कोर्स जो हमारे लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग पार्टनर्स हैं उन सब के साथ बातचीत चल रही है कि देयर शुड बी सम रैशनैलिटी जो कि इंडियन माइंडसेट में लाई जाए। इंडिया माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एग्जूबरेंट में वो जा रहे हैं, और एग्जूबरेंट में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज उनका जो माइंडसेट है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ बिलीव करता है, विच इज़ अ रेशिस्ट आइडियोलॉजी। वो ये समझते हैं कि उनके सामने किसी और की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। मुसलमान कभी भी हालात से घबराता नहीं है, वो हालात का डट के मुकाबला करता है। और जैसा कि हमने दुनिया के ऊपर वाज़ेह कर दिया है, ये जितने नुकसानात उनको आज की तारीख में हो चुके हैं, इस वक्त भी अगर पाकिस्तान चाहे तो उसका पल्ला अभी तक भारी है। लेकिन जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम एक एक बूंद खून का जो हमारे सिविलियंस का इंडियंस ने बहाया है, हम उसका एक एक बूंद का बदला लेंगे। और ये अब हमारी चूजिंग के ऊपर है, हमने कब और किस तरह अटैक करना है। बिकॉज इंडिया भी डायरेक्ट इंटरेक्शन अवॉइड करके एक टर्म इस्तेमाल होती है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, उसके थ्रू वो अटैक करना चाह रहा है, जिसके लिए हमने देखा आज सुबह से जो वो मुख्तलिफ सिविलियन इलाकों में ड्रोन्स के थ्रू हमले कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की तारीख में 25 ड्रोन। अच्छा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं ना एक सवाल यहीं पे करना चाह रही हूँ। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अभी तो डिटेक्शन हो रही है और इनको पकड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, अल्लाह ना करे कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, ये मिस भी हो सकता है, इसके गिरने से लॉस कितना बड़ा हो सकता है, ये ज़रा देखने वालों को बताइएगा। ये आपने देखा कि आज जिधर गिरे भी हैं तो वो बहुत लोकलाइज्ड किस्म का उसका लॉस हुआ है। कुछ लोगों को जो उसके गिरने से शार्पनर निकलते हैं विद इन रेडियस ऑफ से अबाउट 1 to 2 मीटर्स, उतना ही इसका नुकसान होता है। सही, ठीक है। यानी ये सिर्फ एक अलामती तौर पे एक मैसेज देने के लिए, खौफो हिरास फैलाने के लिए, थोड़ा पैनिक क्रिएट करने के लिए फिर ये एक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब? आपने बिल्कुल सही बात को पहुंचे। असल में यह है कि इंडिया ने जंग स्टार्ट की है बगैर सोचे हुए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब जिसने जंग स्टार्ट की है उसके कोई मकासद उसने अचीव करने हैं, लेकिन जैसे ही जंग स्टार्ट हुई, जैसे ही उन्होंने अटैक किया, उनके 5 जहाज़ एकदम से तबाह हो गए।
अब उसने अपनी जो पॉपुलेशन है जिसके अंदर उसने इतना वॉर हिस्ट्री डेवलप किया हुआ था, उसको दिखाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कुछ कार्रवाई दिखानी है। तो दिस इज पार्ट ऑफ वन ऑफ दैट कार्रवाई। और जैसा कि एक है कि अब उनके पास मुख्तलिफ तरीके से वो अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मसल शो किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है। और अब तक जो नुकसान हो चुका वजी साहब ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद इनका जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा। अब इस पॉइंट पर हम ज़रा छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। वजीउल हसन साहब, हारून शरीफ साहब का बेहद शुक्रिया। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर इन्वेस्टमेंट के हमारे साथ मौजूद थे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। स्टे विद अस। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तो वजीउल हसन साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कमोडोर रिटायर्ड हैं। चौधरी अकमल साहब हमारे माशियात हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो वजीउल हसन साहब, आपका नुक्ता अधूरा रह गया था कि 2019 का जो आप हवाला दे रहे थे कि उस वक्त भारत ये कह रहा था कि हमारे पास अगर राफेल तैयारे होते तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो इस बार तो वो थे 3 तबाह भी कर दिए, कोई 860-865 मिलियन डॉलर्स का भारत का ये नुकसान भी फौरी तौर पर ये हो गया है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो तरबियत थी उनके पायलट्स की, उसमें कमी थी, उस जज्बे की कमी थी। तैयारों का तो इशू नहीं होगा यकीनी तौर पर। देखिए, तैयारा तो ये टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट, और फ्रांस को बड़ा फख्र है अपने जहाज़ के ऊपर और अपनी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन जब तैयारे को उड़ाने वाला ही ठीक ना हो, बिकॉज अंग्रेजी में कहावत है, इट इज़ नॉट द मैन बट मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। अगर तैयारे को उड़ाने वाला ठीक ना हो तो चाहे जितना बेहतर और अच्छा तैयारा हो वो नहीं काम कर सकेगा। और ये जो राफेल के 3 राफेल्स का गिरना, ये बहुत बड़ा डेंट है उनके मोराल में, और उनके पायलट्स का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और मशीन और सिस्टम, तीनों चीज़ों के ऊपर वो डामाडोल हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कोई फर्दर उसके ऊपर सॉटी नहीं कर रहे गिरने के खौफ की वजह से, और उन्होंने ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा था उसके ऊपर रिजॉर्ट किया है। उससे साफ पता ये लग रहा है कि भारत जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, और वो परेशान है कहीं कहीं उसका ज़्यादा नुकसान और ना हो जाए। सही। और अब एक बात और इसमें ख़ास जानने वाली है कि अभी हम उनके अंदर घुसे नहीं है, भारत के अंदर हमने बाहर से बैठ के उनके जहाज़ गिराए हैं। और वो ये अंदाज़ा कर लें कि जिस वक्त पाकिस्तानी अफवाज उनके इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस गई तो फिर कितना मारेंगे। तो वजीउल हसन साहब, ये इस जंगी जुनून का एंड क्या है? ये भारत को जवाब तो बेहतर तरीके से मिल चुके हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास इस्तेकाक भी है, पाकिस्तान हक भी रखता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे, जिस टारगेट को चाहे, वो कार्रवाई का निशाना बनाए। अब वो कार्रवाई तो जब भी होनी है तब होनी है। अभी इसका एंड आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई वे आउट आपको नज़र आ रहा है? कोई सालिस बैठे और भारत को समझाए कि इसका कोई हासिल या वसूल तो नहीं है, आपको नुकसान ही होना है, तो अब इस तरह की कार्रवाइयों से आप बाज आ जाए? एक तो उसको ये बात पहले सोचने वाली बात थी। अब अपेरेंटली इस वक्त मेरी राय में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि पाकिस्तान अगर आज फैसला कर ले कि उसने जंग ख़त्म करनी है और आगे जंग नहीं लड़नी और सालसी को लेकर आना है, तो वो ऑलरेडी फेवरेबल बैलेंस ऑफ एडवांटेज में है। उसने उसके 3 फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए हुए हैं, Su-30 डिस्ट्रॉय किया हुआ है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, और उसकी मुतअद्दिद पोस्ट के ऊपर हमने खुद वीडियोज़ जो हम देखते आ रहे हैं कि उसके ऊपर सफ़ेद झंडे लहराए गए हैं। तो पाकिस्तान का क्लेम जो है वो हाई मोरल ग्राउंड के ऊपर भी है, जो उन्होंने लॉसेस इनकर किए इंडिया के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर भी अभी पाकिस्तान का अपर हैंड है। अच्छा, लेकिन अब दूसरी मसला ये है कि भारत ने आज के दिन में हमारे ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं, और उस रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स को अननोटिस करके छोड़ देना आगे के लिए बेहतर नहीं होगा। तो हमें अपनी डेटरेंस स्ट्रैटेजी को दोबारा से इम्पोज करना पड़ेगा, और भारत को एक ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि वो आज के बाद मसले का हल डायलॉग के जरिए करे, क्योंकि जंग मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ास तौर पे उन 2 मुल्कों के दरमियान जो नेबर हों और न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हों। अच्छा, मैं एक बात और इधर, चूँकि मैं पाकिस्तान नेवी में मेरी सर्विस हुई है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो ज़मीनी कार्रवाई हुई है या फिर हवा में कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान नेवी जो है वो इस पूरी तैयारी की हालत में है। अगर आपको याद हो, 3-4 दिन पहले हमने उनका एक जासूसी तैयारा पकड़ा था, एटाई। एटाई एक बहुत बड़ा बोइंग एयरक्राफ्ट है।
ये जहाज का मकसद ये होता है कि समंदर की जंग के दौरान दुश्मन की नकलो हरकत के ऊपर नजर रख सके, उसको एक बहुत बड़े एरिया में ढूंढना, लोकेट करना और ट्रैक करना, और उसको फिर ये बताना कि भाई तुम गलत जगह पर आ गए हो, उसको वापस भेजना, एक ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे पाकिस्तान नेवी की रेडीनेस का पता चलता है, हमारी बेटर प्रिपेयर्डनेस का पता चलता है, और हमारी इस कमिटमेंट का भी पता चलता है कि जो हम इंटरनेशनल पीस मेंटेन रखने के लिए करना चाहते हैं। आपकी बातों से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अगले 12 से 14 घंटे शायद बहुत अहमियत के हामिल हैं, यानी आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस कॉन्टेक्स्ट में। जी बिल्कुल, आप सही नतीजे पे पहुंच रहे हैं। मेरा भी यही राय है कि अगले 12 से 24 घंटे बहुत अहम है, जो कि फैसलाकुन भी साबित हो सकते हैं। सर टेक्निकली भी थोड़ा सा बताइएगा कि कितना वक्त होता है, कितना वक्त लिया जा सकता है, अगर लॉज को सामने रख के बात की जाए, इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं, रिटेलिएट कितने टाइम में किया जा सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन है, कोई बाउंड्रीज हैं, या हम जब चाहें रिटेलिएट कर सकते हैं? नहीं, इसकी कोई बाउंड्रीज तो नहीं होती, ये हमने अपनी मर्जी से रिटेलिएट करना है और अपनी चूजिंग से रिटेलिएट करना है। याद रखें कि जल्दी का काम हमेशा शैतान होता है। सही, ठीक। अच्छा इंसान, अच्छा प्लानर अपनी मर्जी से तमाम चीज़ों को सोच समझ के और फिर फैसला करता है और ज़्यादा डिले भी नहीं करता। इसीलिए हमने जो बात की है कि अगले 24 घंटे ये अहम है। ठीक है, चौधरी अकमल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब, भारत हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था कि हमारी IMF से डील ना हो, हमें अगली किस्त ना मिले, और जितनी हमें किस्त मिलनी थी हमने देखा कि उतना ही नुकसान पाकिस्तान ने एक ही कार्रवाई में, एक ही जवाबी कार्रवाई में भारत का कर दिया है, वो तैयारे उनके गिरा के। तो अब इस वक्त क्या सोच रहा है भारत, जो ये छोटे छोटे से ड्रोन्स भेज रहा है, वो खिलौना नुमा ड्रोन जो कि एक चुटकी बजाते में पाकिस्तान उसको गिरा देता है? देखिए, भारत को जो है ना इजराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर बहुत नाज है। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है ना उसको इजराइल ने दी है, या जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रशिया ने दिया। भारत ने खुद तो कुछ भी नहीं बनाया। बाकी रह गई बात उसकी स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट का जो है ना वो आप देखिएगा, अभी तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया ना। हमने तो रेजिस्टेंस दिखाई है, हमने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया है। और उनके जो चाहे ड्रोन हो या उनका जो जिसे हम कहते हैं जो तैयारे थे, उनको जो है वो इस तरह मक्खी और मच्छरों की तरह हम मार रहे हैं। तो उसके बावजूद जो है वो आप ये देखें कि हाँ जो है वो इन्वेस्टर का काम भी अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर भी। और आप देखें, मैंने जो विजुअल्स वगैरह देखे वहाँ से जो हुए मुख्तलिफ जगहों पर जो ड्रोन मार के गिरे, वहाँ पे लोग तो सुकून से चिल मस्ती कर रहे हैं, अपने मतलब जो है ना वो मगन है अपने कामों में। और दे आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड के पता नहीं कोई अगर यही कोई एक आध वाकया इंडिया में हो गया तो आप इंडिया की फिर आप चीखें सुनिएगा कि कहाँ तक जाती हैं। और नुकसान $1 अरब का तो चले वो सिर्फ उनके वो जो राफेल थे उनका हुआ है। उसके बाद ये जो ड्रोन जो हम गिरा रहे हैं, एक एक ड्रोन ये भी करोड़ों रुपए का ड्रोन है जो है ना वो जैमर के जरिए और मुख्तलिफ अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो गिरा रही है। और अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कर रहे हैं। अभी तो हमारा तो अटैक अभी बाकी है। उसके बाद जिस तरीके से उनकी स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स है या वो दूसरी है 50 है 50 इंडेक्स जो उनका है, वो इस तरीके से नीचे आएगा कि आप देखिएगा। और अभी भी उनका जो है ना मैंने देखा है थोड़ी सी उनकी मार्केट जो है वो नीचे गई है। कल पैरेलल रही थी और आज उनकी जो मार्केट है वो नीचे गई है। ये स्टॉक मार्केट का ये हाल है। और फिर जब उनके IT कॉम्प्लेक्सेस और ये वो इस तरह की चीज़ों को जब बनाए हमारे शाहीन निशाना, तो उसके बाद आप देखिएगा इंडिया कैसे के ऊपर आएगा। फिर ये खुद दौड़ के जाएंगे अमेरिका की तरफ कि भाई हमारी मदद करो, हमारे साथ तो बहुत ही ज्यादती हो गई है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हौसले बुलंद हैं, हमारी आवाम के भी हौसले बुलंद हैं। वी आर विद पाकिस्तान। और पैसों का इतना मैटर नहीं है, असल चीज तो ये है कि जो जज्बा हमारी कौम इस वक्त दिखा रही है वो जज्बा देखने वाला है। जज्बे की आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अपने रिपोर्टर का रुख करते हैं। वो इस वक्त काफी सारे लोगों के हमरा मौजूद हैं। जज्बा ही हम देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त कराची वालों का जज्बा कैसा है। कफील अहमद, ओवर टू यू, बताइएगा क्या देख रहे हैं कि जो पकड़े गए हैं 2 कराची से, इसके बाद कराची वालों का जो मोराल है वो डाउन हुआ है या वो भी पेशकश कर रहे हैं कि आओ हम तुम्हें चाय पिलाते हैं? देखिए, इस वक्त मुल्क भर में जो है अगर हम बात कर लें, जो भारतीय जारियात है उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान, पूरी आवाम इस वक्त जो है वो जमा है और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए जो है वो मौजूद भी है। मुख्तलिफ रैलियाँ मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ भी MQM पाकिस्तान की जानब से जो है इस वक्त रैली का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। मेरे कैमरे के इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में जो है ये कारकुनान मौजूद हैं और आपसे कुछ देर के बाद बाकायदा रैली जो होगी
यहाँ से हम कुछ लोगों से भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आज ये जो कुछ इस वक्त भारत का रवैया, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त भारत का रवैया जालिमाना है, बुज़दिलाना है और हम इसकी ऊपर जोर मजम्मत करते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं और ना हम मरने वाले हैं। हम शहीद हैं और शहीदों हमारे सर पे कफन बंधा हुआ है। भारत ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं, हमारी कमज़ोरी को मतलब समझे नहीं कमज़ोर है। हम बहादुर हैं और काम भी करते रहें इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए अपनी जान माल सब कुर्बान कर देंगे। अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। इस वक्त MQM की जानिब से यहाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि भरपूर तैयारी इस वक्त जारी है और रैली का इनेकाद जो है अब से कुछ देर के बाद किया जाएगा, जो इसमें कारकुनान और उसके अलावा जो इनके रहनुमा उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होगी। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के हक़ में और फौज के से इजहार यकजहती के जो है वो नारेबाजी का जो अमल जो है वो इस वक्त जारी है और ये तैयारी के मराहिल जो है वो इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर भी इस वक्त ये प्लेटफॉर्म जो है वो लगाया जा रहा है और एक कारकुनान जो है वो सही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद इस वक्त मौजूद थे कराची में और वहाँ पर लोगों का जोश व जज्बा वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। अभी तो लोगों की और तादाद जैसे जैसे शाम का वक्त होगा बढ़ेगी और अपने जज्बात का इजहार करेगी। ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।